नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले जिन्हें आप चाहते हैं सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंकर व्यूज की ओर से एक और बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। क्या आपको थ्रिलर पढ़ना पसंद है? हमें तो बहुत है। पढ़ने और आनंद लेने के लिए दिलचस्प कहानियाँ खोजने की हमारी इस प्रक्रिया में हम अनुभवी लेखकों और क्षेत्र के नए लेखकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और इसीलिए हमारी इस जर्नी में हमें बहुत सारी अद्भुत प्रतिभाओं से मिलने का मौका मिला। उनमें से एक है प्रणय भालेराव। उनके बारे में हमें उनकी पुस्तक द प्रोटेक्टर्स ऑफ कवच के माध्यम से पता चला। हमने उस पुस्तक की समीक्षा भी की है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। श्रृंखला की शेष पुस्तकें पहले से ही हमारे पढ़ने योग्य बुक्स की गिटी में है। बहरहाल आज हम प्रणय की एक अन्य किताब द लॉस्ट वर्ल्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ ये उल्लेख करना उचित रहेगा कि द लॉस्ट वर्ल्ड को भी पाठकों से अपना प्यार और स्नेह मिला, और इस पुस्तक का सीक्वल भी पहले से ही उपलब्ध है। आइए हम इस पुस्तक के कवर पेज के बारे में बात करते हैं। भीतर में दी गई हुई आभासी दुनिया का प्रवेश द्वार होने के नाते कवर पेज पुस्तक के गेटवे की तरह है जो उसकी पहली छाप बनाता है। हम मनुष्य स्वभाव से ही सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं, और इसीलिए उल्लेखनीय संख्या में खरीदारी या तो पढ़ने के निर्णयों में कवर पेज का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस पुस्तक के एक से ज़्यादा संस्करण हो चुके हैं, और दोनों के कवर पेज में थोड़ा सा डिफरेंस अवश्य है। हालांकि जो लेटेस्ट कवर पेज है वो हमें थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के कवर में देख सकते हैं, इस पुस्तक का कवर पेज उल्लेखनीय है, जबकि एक काल्पनिक दुनिया और प्राकृतिक तत्वों को दिखाने की गुंजाइश थी। डिजाइनर ने तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली साफ पृष्ठभूमि को दिखाना उचित समझा। कवर पेज में हम एक आदमी जो कि इस कथा का नायक है को किसी अज्ञात स्थान की ओर चलते हुए देखते हैं। वो थका हुआ लग रहा है, उसके हाथ में एक बैग है और दूसरे हाथ में एक गन है। दरअसल ये किताब का शुरुआती दृश्य है, उसका प्रतिनिधित्व करता है और पुस्तक के शीर्षक के प्रति भी वफादार रहने का प्रयत्न अवश्य करता है। तुलनात्मक रूप से देखें तो ये एक सरल कवर पेज है। आइए अब इस पुस्तक में दी गई हुई कहानी का कथानक का एक विहंगावलोकन करते हैं। एक थका हुआ आदमी रेगिस्तान में चल रहा है। झुलसता हुआ वह अपने जुनून की परीक्षा ले रहा है। उसे अपनी बोतल में पानी की कुछ बूंदें बची हुई मिलती है, जिससे वो अपनी प्यास बुझाने का प्रयत्न करता है। उसके बैग में एक हथियार भी मिलता है, और उसे याद नहीं है कि वह हथियार उसके पास कैसे आया और क्यों है। दरअसल उसे कुछ भी याद नहीं है। अरे उसे तो अपना नाम तक याद नहीं है। उसकी बैग से एक पासपोर्ट मिलता है, और उससे उसे पता चलता है कि उसका नाम अपूरव उपाध्याय है। लेकिन अपूरव कौन है? आजीविका के लिए वह क्या करता है? वह कहाँ रहता है? वह इस रेगिस्तान में क्यों है? वह कहाँ जा रहा है? खैर, उसके पास अभी तक कोई भी उत्तर नहीं है। आखिरकार उसे एक नदी के पास पानी भी मिलता है और आराम करने की जगह भी मिलती है, लेकिन अनजाने में ही वो अपने आप को कुछ मुश्किल परिस्थितियों में डाल देता है। वह एक जंगल के किनारे पर है, जिस जंगल में एक जनजाति रहती है। जनजाति के लिए अज्ञात जंगल के दूसरे हिस्से में एक घातक माफिया अपनी टीम के साथ रहता है और अवैध काम करता है और जंगल के उस हिस्से पर शासन करता है। उसका कुछ सरकारी अधिकारियों से अच्छा संबंध है। एक मुश्किल परिस्थिति में जनजाति की पेट्रोलिंग टीम और इन गुंडों के एक समूह के रास्ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अपूरव के हाथों कुछ गुंडों की मृत्यु भी हो जाती है। आखिरकार अपूरव आदिवासी बस्ती में जाता है
और जनजाति के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से उसका परिचय होता है और वह व्यक्ति उसे अपनों में से एक के रूप में पहचानता है। आखिर कैसे? अपूर्व को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और जनजाति में भी हर कोई इन चीजों को अच्छे विश्वास के रूप में नहीं लेता है। अपूर्व को यहाँ दोस्त भी मिलते हैं और दुश्मन भी। कौन है वो और उनका इस जनजाति का, माफिया का और अन्य लोगों का क्या संबंध है और उन सभी का भविष्य क्या है? खैर, ये सब जानने के लिए तो आपको इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा और अपनी इस पुस्तक पढ़ने की जर्नी में आपको मिलेंगे अपूर्व, राम उपाध्याय, सूर्या, रक्षा, पंडित जी, विष्णु, राम तीर्थ, जरावा जनजाति के लोग, नैना, गणेश, शनि तीर्थ, रंगा, शिव तीर्थ, सत्या और दूसरे बहुत सारे किरदार। आइए अब इस पुस्तक के बारे में कुछ समीक्षात्मक बातें करें। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेखक सदियों पुराने जीवन जीने के प्राकृतिक तरीके बनाम जीवन जीने का आधुनिक तरीका, जहां अनियंत्रित रूप से संसाधनों का उपभोग जीवन शैली का एक हिस्सा है, दोनों के बीच के संघर्ष पर आधारित एक ताजा और कल्पनाशील कहानी लेकर आए हैं। आपको पुस्तक के विभिन्न पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए मैं पुस्तक के कुछ अंश अवश्य उद्धृत करूंगा। इसमें कुछ स्पॉयलर्स शामिल हो सकते हैं, भले ही उन्हें दूर रखने की मेरी पूरी कोशिश हो, अतः कृपया अपनी सहमति से आगे सुने। लेखक प्रणय स्वयं एक प्रकृति प्रेमी प्रतीत होते हैं। जिस तरह से वह जंगलों, नदी, रेगिस्तान, जनजाति के रीति रिवाजों और अन्य चीजों के विस्तृत विवरण में बताते हैं, उससे ये परिलक्षित हो ही जाता है। लेखक ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा दिखाने और इसके कारण पढ़ने में थोड़े कठिन लगने वाले शब्दों का प्रयोग करने के बजाय एक आम आदमी की भाषा का उपयोग करने की कोशिश की। मेरे हिसाब से यह किताब के पक्ष में काम करता है। इसका यह मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि पुस्तक में दिलचस्प पंक्तियां या दृश्य नहीं है। मैं किताब की शुरुआत का एक दृश्य ही यहाँ पे उद्धृत करना चाहूँगा। The eagles were flying high above the ground, making their usual sound, as if there was a body lying on the ground. देखिए, यह खंड कितने प्रभावी ढंग से दृश्य का अन्वेषण करता है और मुश्किल स्थिति में फंसे व्यक्ति की बेबसी और उसके सिर पर मंडराते खतरे को दर्शाता है। पुस्तक अच्छी तरह से लिखी गई पंक्तियों के माध्यम से ज्ञान फैलाने का प्रयत्न भी करता है। We often rush to the last part of Purav, but forget to live and witness the why of what we have now. बिल्कुल सच है ना? अक्सर अत्यधिक संसाधनों के बिना रहने वाले लोग खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास जो भी है उसका उन्हें लगभग पूरी क्षमता से आनंद लेने का मौका मिलता है। अक्सर हम देखते हैं कि जिन लोगों की आदत होती है कि वे लगभग हर वह चीज़ खरीद लेते हैं जिसके बारे में वे सोच सकते हैं और खरीद सकते हैं, अंततः उनमें से ज़्यादातर चीज़ें वो रखकर भूल जाते हैं और वे अनयूज्ड या तो अप्रयुक्त रह जाती है। अधिकांश मामलों में अधिकांश आदिवासी लोग उन मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मीलों दूर है जिनसे आधुनिक दुनिया के शहरी वातावरण में रहने वाले लोग जूझते हैं। हालांकि किताब का एक दूसरा पहलू भी है। अभी मैं जो अंश उद्धृत करूंगा वो जब सामने आता है तब आपको पता चलता है कि नहीं, लेखक सिर्फ एक तरफा बातों में ही यकीन नहीं करते। ये अंश तब आता है जब एक गैर सरकारी संगठन जंगल में जनजाति का दौरा करने की तैयारी कर रहा होता है। Often with such tribes, there is a higher risk of transmitting the viruses or bacteria to which they don't have immunity. आप समझ ही सकते हैं
कि ये एनजीओ वहाँ जाने से पहले वो प्रिकॉशन लेना चाहता है कि जिससे वो जाने अनजाने में उस जनजाति के लोगों को अपने संपर्क से कुछ ऐसे रोगों की गिफ्ट ना दे दे जिससे जूझने के लिए उसका शरीर तैयार ही नहीं है। कितनी बड़ी बात! जब लोग अपनी भलाई से परे सोचते हैं और खुद को दूसरों की जगह पर रखते हैं तो हम निश्चित रूप से एक बेहतर दुनिया के बारे में सोच सकते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विचारधाराओं के टकराव का लेखक ने कुछ इस तरह से निरूपण किया है। We need to find his Kundali, a Vedic chart of astrology first, and see who he is, if he is bringing any good luck or just a bad omen, said शनि तीर्थ। हालांकि इस लाइन को पूरी तरह से समझने के लिए आपको पुस्तक के उस चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, परंतु आपको जंगल की उस जनजाति के मुखिया की विचार श्रृंखला के बारे में अवश्य पता चलेगा। पुस्तक में कुछ शब्दों की रमत भी है। विष्णु लुक्ड अराउंड एंड सेंस्ड द सेंस ऑफ फियर। और कुछ लाइन्स ऐसी भी है जैसे कि द कम्युनिकेशन, वी आर वल्नरेबल टू सच कम्युनिकेशंस। We are kind of animals who can deceive others into believing the lies and that makes us unique. बदमाश लोगों के शातिराना तरीकों के बारे में लेखक बताते हैं। This was the pattern everywhere, embracing the people with hospitality and then exploiting them. और एक सनातन सत्य, The lies always run a sprint, my son. Truth propagates slowly. अधिकांश समय नौसिखिया लेखक अपने नायक या तो नायकों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिपक्षी या तो खलनायकों को उतना फुटेज नहीं देते हैं। यह पुस्तक एक सुखद अपवाद है। विष्णु और गणेश के चरित्र और उनकी लाइफस्टाइल से आप भयभीत हो जाएंगे। उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। थ्रिलर प्रेमी वाचक उस माफिया नेता के बेटे के बड़े होने का जो समय है उसका विवरण अवश्य ही पढ़ने में आनंद लेंगे। कहानी में सस्पेंस एलिमेंट भी है जिसे अच्छी तरह से सजाया गया है और बनाया गया है, और पुस्तक के पूरा होने पर भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। ये पाठक को संभवित अगले भाग, जो कि एक्चुअली रिलीज हो चुका है, की प्रतीक्षा में रखता है। कहानी घटना के समानांतर सूत्र दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। एक समय रेखा 1980 की है जबकि दूसरी 2021 में होने वाली घटनाओं को दिखाती है। कुछ पंक्तियां ऐसी है जिन्हें और बेहतर लिखा जा सकता था। वेद कुटी जैसे वाक्यांश का उल्लेख वेद कुटीर या तो वेद कुटिया भी हो सकता था। The kids kept the bag outside the case. अपूर्वा ओपन द चेन। इस लाइन में केस की जगह शायद केज हो सकता था। हालांकि ऐसी छोटी छोटी चीजें एक थ्रिलर प्रेमी वाचक को उतना अफेक्ट न भी करे और उसका रीडिंग एक्सपीरियंस अच्छा ही हो, ऐसा हो सकता है, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। सारांश, कुल मिलाकर एक अच्छी तरह से लिखी गई पुस्तक जो कि थ्रिलर है और साथ ही में एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। इसमें लड़ाई झगड़े, खून खराबा सब कुछ है, परंतु कभी भी उसका वर्णन मर्यादा की सीमा को नहीं लांघता। यदि आप मजबूत किरदारों वाली कहानी का अन्वेषण करना पसंद करते हैं जिसमें उतार चढ़ाव हो, तो आपको यह पुस्तक पढ़ने में आनंद अवश्य आएगा। मैं इस पुस्तक को 10 में से लगभग 8 स्टार्स देना पसंद करूंगा। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ
अपने चहीते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहीतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।